एसएमएस पहले भी टारगेट पर आए। देखो दो चीज़ है, एक तो आपके जो विधायक है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको 15 साल का अरसा वहाँ पर मिला, 15 साल में उनको मतलब वो एसएमएस बंद कर देना। 15 साल एक विधायक के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है, समझे। तो उसमें दो बातें होगी, या तो वो बंद करना नहीं चाहते या उनको बंद करना नहीं आता। आज हम वार्ड नंबर 179 के नगर सेवक, स्थानिक नगर सेवक हैं सुफियान वानू जी, उनके ऑफिस पर आए हैं। कोरोना काल अब भी चल रहा है और सेक्शन 144 का एक्सटेंशन भी हो गया है। स्कूलें अभी तक खुली नहीं हैं, लोग परेशान हैं और इससे रिगार्डिंग इनके वार्ड में इन्होंने क्या कुछ किया वो जानते हैं सुफियान वानू जी से। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने जो लॉकडाउन लगा मार्च महीने से और टिल लास्ट मंथ, आपने इसको कैसे टैकल किया। यहाँ ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर लोगों के ब्रेड एंड बटर का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, स्कूल्स हैं, इन सारी चीज़ों को आपने किस तरह से टैकल किया, ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए से लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। जहाँ तक कोरोना काल की बात है, मेरा वार्ड जो है पूरे मुंबई में शुरू में मार्च में और अप्रैल में 3 से 4 हफ्तों तक मुसलसल टॉप 3 में मेरा वार्ड शामिल रहा। मतलब जहाँ पे इतने ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे, एक स्थिति ऐसी हो गई थी हमारे यहाँ पे कि तकरीबन पर डे 30 से 35-40 केसेस आते थे। मतलब इस स्थिति में हम पहुँचे थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 1 महीने से हमारे वार्ड में एक भी सिंगल केस नहीं आया है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत सब ने मेहनत की, मैंने मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की और एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जिसके असरात हम अभी देख रहे हैं। जैसे मैं मोटे मोटे काम गिनाऊं तो मेरे पास 15-16 काम है जो मैं गिना सकता हूं कि जो कोरोना काल में हमारे और हमारी टीम के द्वारा अपने एरिया में, अपने वार्ड में किए गए। सबसे पहले जब हमने देखा, सबसे बड़ा हमारा था, हमारे पास स्लम है। स्लम में होने की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत जो होती थी वो क्वारंटाइन की होती थी। और क्वारंटाइन सेंटर जो है मैंने सबसे पहले महसूस किया है, क्वारंटाइन सेंटर अपने यहाँ पर अपने वार्ड में होना चाहिए। तो उस क्वारंटाइन सेंटर के लिए हमने मेहनत की और 960 बिस्तरों का पहला क्वारंटाइन सेंटर मेरे वार्ड में आया और उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ी सहूलत हुई, क्योंकि स्लम में लोगों के लिए क्वारंटाइन होना एक बहुत बड़ा इशू था। फिर उसके बाद में क्वारंटाइन सेंटर के बाद में, जैसा आपको मालूम है कि कोरोना जो है उसकी मेन ये है कि भाई आप बीमार जो है, मरीज़ जो है, उसको ट्रेस करो, उसको क्वारंटाइन करो। टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटाइन, ये प्रोसेस है। हमने टेस्टिंग के लिए एक बूथ शुरू किया। टेस्टिंग बूथ एक कुछ प्राइवेट संस्थाओं की मदद से हमने अपने वार्ड में लगाया उसी क्वारंटाइन सेंटर में, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी टेस्टिंग हो। अब तक तकरीबन हम लोग 7,000 से ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर चुके हैं और पिछले 2-2.5 महीने से, 2-2.25 महीने से हमारे यहाँ पे कोरोना का टेस्ट फ्री में हो रहा है। आज भी मुंबई में कई जगहों पर जो है 2200 से 2700 रुपये कोरोना टेस्टिंग के नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में कोरोना टेस्टिंग बिल्कुल मुफ्त हो रही है और बिल्कुल उसको फ्री ऑफ चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद में कोरोना टेस्टिंग के बाद में हमने देखा कि चूँकि स्लम के अंदर जब कोरोना फैलता है तो वो क्यों फैलता है सबसे ज़्यादा, तो हमने देखा कि जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स होती है, वो कोरोना के फैलने का सबसे बड़ा ज़रिया बन रहे थे। तो हमने जितने सार्वजनिक शौचालय हैं, पब्लिक टॉयलेट से, उनको टारगेट किया। शुरू में 1 बार दिन में सैनिटाइज शुरू किया, फिर बढ़ा के 2 बार किया, फिर 3 बार किया, यहाँ तक कि आज दिन में 6 बार सैनिटाइजेशन हम लोग प्राइवेट शौचालय के अंदर कर रहे हैं। हर प्राइवेट शौचालय को अपना सैनिटाइजेशन की एक मशीन दी गई है, उसका काम है कि हर 3 घंटे में वो अपने पूरे शौचालय को जो है सैनिटाइज करें। ये हमारी हिकमत अमली बड़ी कारगर साबित हुई, स्पेशली स्लम के अंदर जो है वो कोरोना को रोकने में। अभी तक जो है 67 मेडिकल कैंप्स हो चुके हैं अलग अलग, जिसमें हमने जो है वो स्पेशली टेम्परेचर चेक करना और स्क्रीनिंग करना, फिर उसके बाद में ट्रेस करना, किसी को अगर किसी तरीके के सिम्टम्स लगते हैं तो उसके लिए 67 के आसपास हमने जो है मेडिकल कैंप किए हैं। जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ है उनको हमने हर एक को एक थर्मामीटर दिया, ऑक्सीमीटर दिया चेक करने के लिए कि आप अपनी सोसाइटी का महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, आपकी सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उनको खुद आप ऑब्जर्व करें,
आपकी सोसाइटी में लोग ऑब्जर्व करें और उनको चेक करें, उनको देखें कि भाई इनका टेम्परेचर बराबर है नहीं है, उसकी रिपोर्ट आप एक हमको वार्ड में हमको उपलब्ध करा के दें। ये एक बड़ा काम हुआ। सैनिटाइजेशन पे हम कहीं ना कहीं जब ये महामारी शुरू हुई तो मुझे शुरू के 15 दिन में ही तजुर्बा हो गया था कि ये महामारी मतलब लंबा चलने वाली है और इसमें हम किसी एक संस्था पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमने बीएमसी की सैनिटाइजेशन की टीम के अलावा खुद अपना वनु फाउंडेशन के द्वारा 25,000 लीटर का सैनिटाइजेशन का एक ट्रक खरीद कर मंगवाया और 20 आदमी की टीम वनु बनाई, जिसके ज़रिए से हमने डोर टू डोर सैनिटाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू किया कि डोर टू डोर अपनी खुद की टीम वनु की हमने सैनिटाइजेशन की मशीन खरीदी। बीएमसी के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रहे कि बीएमसी मशीन आएगी, उनका बंदा आएगा और करेगा, ठीक है। तो उसके ज़रिए से हमने अपनी एक टीम बनाई, सैनिटाइजेशन की जो मशीन आती है, किट आती है, वो हमने ख़रीदी और एक टीम बना के उनको पेड सैलरी देके डोर टू डोर सोसाइटीज़ के अंदर, स्लम के अंदर सैनिटाइजेशन कैसे हो उसके लिए एक टीम बना के मेहनत पिछले 4 महीने में मुसलसल की गई। उसके अलावा मुंबई फायर ब्रिगेड के शुरू में थोड़ा तकलीफ़ हुई, 1-2 महीना हमको कम वक्त मिला, लेकिन अभी ऐसा है कि हर 10 दिन में, 15 दिन में, और अभी चूँकि पिछले 1 महीने से केस नहीं आया तो महीने में एक बार फायर ब्रिगेड के माध्यम से पूरे वार्ड का जो कॉमन एरिया है उसको सैनिटाइज करने की हमने प्रक्रिया पिछले 4-5 महीने से मुसलसल जारी रखी है। जब हम पीक पे थे तो उस वक्त हम हर हफ्ते फायर ब्रिगेड के ज़रिए से सैनिटाइज करते थे, फिर जैसे जैसे केसेस कम होने लगे फिर हफ्ते 15 दिन करने, 15 दिन में एक बार होने लगा फायर ब्रिगेड के द्वारा, फिर अभी महीने में एक बार सैनिटाइज जो है फायर ब्रिगेड के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या जो फूड्स की उस वक्त आई थी, तो हम लोगों ने, आप यकीन करेंगे माशाल्लाह, पर डे का हमारा जो एवरेज होता था वो 8,500 से 10,000 फूड पैकेट्स के बीच में होता था कि डेली का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोपहर में लंच 5,000 आदमियों का और डिनर जो है वो 5,000 आदमियों का, ये हमारा डेली का फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जिसमें से हमको 2200 पैकेट, 2200 कभी 2500 भी हुए, 2200 से 2500 हमको बीएमसी के द्वारा मिलते थे और बाकी जो है कुछ प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट हो, चाहे हमारा वनु फाउंडेशन हो, और उनके माध्यम से बाकी के पैकेट अरेंज किए जाते थे। और इस तरीके से डेली 10,000 फूड पैकेट्स का मुसलसल 3.5 महीने तक इंतज़ाम किया गया। बीच में रमज़ान अल मुबारक का महीना है, रमज़ान अल मुबारक में डेली 5,000 आदमियों का इफ्तार, डेली 5,000 लोगों का इफ्तार हम लोगों ने यहाँ पर बीएमसी और प्राइवेट, उसमें भी ऐसे होता था कि 2200 के आसपास पैकेट इफ्तार के जो हमको बीएमसी से आते थे और बाकी हमारे खुद के जो संस्थाएं हैं, जो ताल्लुकात वाले हैं, उनके ज़रिए से हम लोग कोशिश करके जमा करते थे। तो 5,000 आदमियों का पूरे रमज़ान अल मुबारक के महीने में इफ्तार हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके हर रोज़ इफ्तार करवाया। और एक रमज़ान अल मुबारक में हमारे सामने मसला है सहरी का, तो हमारे जो वार्ड ऑफिसर उन्होंने मुझसे बुलाकर कहा कि भाई आपके शहरी का वक्त सुबह 4 बजे का है और रात में 3 बजे बीएमसी का कोई स्टाफ उपलब्ध होता है नहीं होता है, तो क्वारंटाइन सेंटर में शहरी का क्या करेंगे। तो हमारी वनु फाउंडेशन की टीम ने उसकी जिम्मेदारी ली और एफ नॉर्थ वार्ड के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे, उस वक्त 8 क्वारंटाइन सेंटर थे जिसमें अलग अलग काफ़ी तादाद में ऐसे लोग जो रोज़ा रखते, रोज़ेदार थे, वो क्वारंटाइन किए गए थे। दादर से लेके, परेल से लेके, या पूरा अंटॉफिल लोधा की जो बिल्डिंग है, वडाला ट्रक टर्मिनल तक, सारे क्वारंटाइन सेंटर में पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में रात में 3 बजे सहरी पहुंचाने का काम वनु फाउंडेशन की टीम की तरफ से किया गया। उसके बाद में ये तो मोटे मोटे काम है। इसके अलावा जब हमारे लेबर का मसला आया, जब लेबर की माइग्रेंट लेबर का मसला आया, तो हमारा वडाला पुलिस स्टेशन था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था। सब एक दिन में 9 पुलिस वाले एक साथ में पॉजिटिव आए थे। मुझे डीसीपी मैडम ने बुलाया, मुझे कहा भाई ये ट्रेनें हमको भेजनी है लेकिन हमारे पास स्टाफ नहीं है, जो कुछ करना है आपको करना है, फॉर्म भरने से लेके, मेडिकल कराने से लेके, बस में बिठाने से लेके, ट्रेन में बिठाने तक की जिम्मेदारी अगर आप लेते हो तो मैं सिर्फ ट्रेन का इंतज़ाम करके आपको दे सकती हूँ। तो फ्री ऑफ चार्ज 2 ट्रेनें टीम वनु की मेहनतों से, वनु फाउंडेशन के जितने कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनतों से, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनतों से हमने मिलकर एक मालदा के लिए रवाना की और एक हमारी ट्रेन जो है वो कहाँ गई, एक कलकत्ता गई और एक मालदा गई। 2 ट्रेनें हमारे यहाँ से, क्योंकि मेरे वार्ड में जो है वेस्ट बंगाल के काफ़ी लोग हैं, तो वेस्ट बंगाल के लिए 2 ट्रेनें यहाँ से काफ़ी मेहनत के बाद अपनी जान पर खेल कर साथियों ने भेजी। और दूसरा
तकरीबन जो है फूड पैकेट्स तो है ही है, लेकिन राशन जो मटेरियल आता है वो राशनिंग किट्स हमारे यहाँ पे तकरीबन 8,000 के ऊपर जो है कुछ फैमिलीज़ को, हमारा टारगेट था कम से कम 15,000 लोगों को राशनिंग किट्स पहुँचाने का, लेकिन इतने सारे काम एक साथ में शुरू हो गए। और हमारे कई लोग, मैंने मेरे वार्ड को 8 जोन में डिवाइड किया था, मेरे वार्ड को 8 जोन में डिवाइड किया था और हर जोन के ऊपर एक जोनल इंचार्ज बनाया था, हर जोन पे एक जोनल इंचार्ज, और हमने अपना एक वॉर रूम बनाया था। अंटोफिल में जो अल्लाना स्कूल है वो हमारा वॉर रूम था, हम लोग सब वहीं जमा होते थे और पूरे वार्ड की जो रणनीति है वो वहीं से तैयार होती थी। फूड भी वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता था, राशन भी वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता था, सैनिटाइजिंग की टीम भी वहीं से निकलती थी। हम वहीं उठ रहे थे, बैठ रहे थे, सो रहे थे, 3 महीना वहीं रहे, उसी स्कूल के अंदर सोते थे, उसी सारी चीज़ें वहीं पे सारे मैनेज होती थी। तो मेरे 8 जोनल इंचार्ज में से 2 जोनल इंचार्ज कोरोना की जद में आके इस दुनिया से चले गए। तो मतलब मैं बहुत बड़ी कुर्बानी समझता हूँ मेरे साथियों की कि उन्होंने अपनी जान पे खेलकर ये सब काम किए। स्पेशली वार्ड 179 के लिए स्पेशल एक डेस्क बनाया गया एफ नॉर्थ वार्ड में, जहाँ पे 2 स्टाफ बिठाए गए जिनका काम ये था कि वार्ड 179 से किसी का भी फ़ोन आए तो उसको अगर बेड उपलब्ध नहीं हो, बेड नहीं मिल रहा है तो उसको बेड बना के दिया जाए। कहीं पे मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल में बेड, ये जो हेल्प डेस्क बनाया गया था ये आपकी तरफ से था या बीएमसी की तरफ से? ये देखिए सारी मूवमेंट जो होती है ये बीएमसी की, बीएमसी अथॉरिटी है, आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये उसके लिए पाठ पुरावा करना पड़ता है, उसके लिए फॉलोअप करना पड़ता है, उसके लिए बड़े अधिकारियों के साथ बैठना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ आपको करनी चाहिए, और फिर उसके बाद में वो जब चीज़ होती है तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है, उसके ऊपर आपको वॉच रखना पड़ता है। ये एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, वो एक ब्रिज का काम करता है लोगों के दरमियान से, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है सरकार के पास कि सरकारी स्कीमें जो हैं, सरकारी योजनाएं जो हैं ज़मीनी स्तर तक किस तरीके से पहुँचे, उसके लिए जो है पूरी कोशिश करना, उसके लिए माहौल तैयार करना, उसके लिए जो कायदे चीज़ें हैं वो पूरा करना, ये जो उसकी जिम्मेदारी होती है। अराउंड जो है 5 लाख से अधिक जो है फूड पैकेट्स तकसीम किए गए, समझे। रमज़ान के महीने में डायरेक्ट 4,500 मैंने आपको बताया। इसके अलावा आर्सेनिक 30 जो बोतल आई थी वो हम लोगों ने, वो तो बाद में ऐसा आगे जाके पॉलिसी आई कि नगर सेवक निधि से आप आर्सेनिक 30 दे सकते हो, लेकिन वो पॉलिसी आने से पहले हम 5,000 बोतल आर्सेनिक 30 की ऑलरेडी बांट चुके थे। वो तो पॉलिसी आने के बाद फिर हमने और भी मंगाई और भी उसके ज़रिए से बांटी। जी बोलिए। ये सारा काम जो आपने किया नगर सेवक निधि से, जो 20 लाख रुपए बीएमसी ने सारे नगर सेवक को दिया था तो इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये सारा काम आपने उस पैसे से क्या ग्रास रूट पर या इसके लिए किसी बाहर की संस्थाओं ने या आपके पर्सनल निधि से कुछ यूज़ किया गया? नगर सेवक निधि से सिर्फ जो काम हुआ वो आर्सेनिक 30 का हुआ, क्योंकि नगर सेवक निधि के अगर आपने वो जो नोटिफिकेशन निकला था, जो GR निकला था, आप उसमें पढ़ते अगर, तो आपको ये मालूम पड़ता कि नगर सेवक निधि से जो 10 लाख दिया गया, 20 लाख नहीं दिया गया, 10 लाख दिया गया था, उसके बाद 5 लाख का एक्सटेंशन किया गया था कि 5 लाख आप और ले सकते हो करके, 20 लाख नहीं दिया गया था। उसमें ये लिखा था कि जो हेल्थ वॉरियर्स है उनको आप सैनिटाइज दे सकते हो, उनको आप मास्क दे सकते हो, उनको आप आर्सेनिक 30 की गोली दे सकते हो, उनको दे सकते हो। मतलब जो BMC के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आम लोगों को उसके अंदर कोई सुविधा उस नोटिफिकेशन में नहीं थी। जो हेल्थ वॉरियर है, हाँ आर्सेनिक 30 को बाद में उन्होंने ओपन किया कि आर्सेनिक 30 आप सबको दे सकते हो, लेकिन शुरू में जो नोटिफिकेशन आया था वो, अच्छा 15 लाख की आप बात करें, मैं जो काम आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप हिसाब लगाएं कि हमारा 1.5 से 2 लाख रुपया सिर्फ जो है रोज़ के खाने पे खर्च होता था, और ये 3.5 महीना मुसलसल चला, तो 15 लाख तो हमारा मुश्किल से 1 हफ्ते का खर्च हो गया, समझे। तो इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने दिल खोल के खर्च किया। वनु फाउंडेशन के हमारे जितने भी डोनर्स हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हमारे बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने, स्पेशली जो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, हमारे जो मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख साहब, उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा मेरे यहाँ पर। जो हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, 960 बिस्तरों का क्वारंटाइन सेंटर, मेरे ख्याल से एफ नॉर्थ में इतना बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहीं पर नहीं बना। तो मतलब जहाँ से हम दे सकते हैं या दिला सकते हैं या दिलाने वाले का पता बता सकते हैं, हम जो कर सकते हैं उसके लिए हमने कोशिशें की और लोगों तक सुविधा पहुंचाने की फिक्र की। जैसा आपने बताया कि पहले 2000 केसेस मिल चुके थे और अब रिसेंटली कोई केसेस मिल रहे नहीं हैं,
ये एक बड़ा अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि इस अचीवमेंट को देखते हुए जो तमाम नगर सेवक हैं ऐसे ही इसी तरह से आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम करें। लेकिन एक और बड़ा मसला है लोगों का कि स्कूल्स जो है, कुछ लोगों ने आरटीई के फॉर्म भरे थे, आरटी की लॉटरी ओपन हुई बट स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए ड्यू टू द लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से स्कूल खुला ही नहीं। तो ऐसे लोग अब स्कूल को लेकर परेशान हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आरटी की लॉटरी हुई थी 15 जून को। 15 जून को हमने हमारे वार्ड में, दूसरे वार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आरटी मैं जब से चुन कर आया हूँ हर साल पाबंदी से चला रहा हूँ, और हर साल मेरे कम से कम 400, 500, 700 एडमिशन हर साल एवरेज होते हैं। लेकिन 20 जून के बाद में आज 20 जून को जब लॉटरी का हमने एग्रीमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर, स्कूल अलॉटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उस वक्त जो डेट थी वो 10 दिन के अंदर आपको स्कूल को अप्रोच करना था, मतलब 1 जुलाई से पहले। हमने देखा लॉकडाउन है, लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो 1 जुलाई का हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात की, डेट एक्सटेंड होके वो 1 जुलाई से 1 अगस्त हो गई। फिर 1 अगस्त तक भी मामला काबू में नहीं आया, 1 सितंबर हो गई। 1 सितंबर से मामला काबू में नहीं आया, फिर हमने लड़ झगड़ के फिर 15 सितंबर कराई, 15 दिन का एक्सटेंशन लिया, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों का भी दबाव था कि जो माँ बाप वेटिंग लिस्ट में आए थे उनका बड़ा दबाव बन रहा था कि भाई जब तक कि जिनका कंफर्म नाम आया है उनका क्लियर नहीं होता तो हम वेटिंग लिस्ट वालों का कैसे क्लियर होगा। तो 15 सितंबर मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने तक हमने खींचा और कोशिश की, और फिर भी अगर कोई माँ बाप किसी वजह से रह गए तो अब भी उसकी मदद के लिए हम लोग तैयार हैं, अभी भी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन हालात काफ़ी नासाजगार है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। माँ बाप काफ़ी मतलब फाइनेंशियली भी लोग टूटे हुए हैं, कारोबारी तौर पे लोग टूटे हुए हैं, और मतलब एक कहीं ना कहीं जो आर्थिक व्यवस्था होती है, एक आर्थिक सिस्टम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम, वो पूरा चरमरा गया है। तो अभी तक इससे लोगों को उभरने में काफ़ी टाइम जाएगा। आरटीई में जो लोग एडमिशन लेते हैं उसमें ज़्यादातर जो है वर्किंग क्लास के लोग हैं। लॉकडाउन के असर से सबसे ज़्यादा प्रभावित भी वही हुए हैं, और वो उस टाइम निकल गए गांव वगैरह के लिए चले गए, और वहाँ से रिटर्न के लिए टिकट्स अवेलेबल नहीं है। अगर वो अगले महीने में आते हैं या नवंबर दिसंबर के मंथ में मुंबई आते हैं तो क्या वो अपने आरटीई को क्लेम कर सकते हैं? अभी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमको लास्ट जब 1 सितंबर में एक्सटेंशन दिया था तो ये कह के दिया था कि भाई हमने 2.5 महीने का टाइम ऑलरेडी दे दिया है, अभी हम 15 दिन का और टाइम देते हैं, यानी टोटल 3 महीने का टाइम हो गया है। तो ये 15 दिन का टाइम 3 महीने का टाइम दे दिया। अब आप एक्सटेंशन हमसे मांगने नहीं आना। उसकी वजह यह है कि जहाँ 7,000 नाम आरटीई में आए थे बच्चों के, वे उसी तरीके से 14,000 लोग जो है वो वेटिंग लिस्ट में थे। तो जिस तरीके से जो 7,000 जो आए हुए हैं वो मिडिल क्लास के हैं, वो वर्किंग क्लास के हैं, उसी तरीके से जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो भी वही है। वो लोग इस उम्मीद पे हैं कि इनमें से कोई किसी तरीके से ड्रॉप होगा तो हमारा शायद नंबर लग सकता है। सीट तो कोई खाली नहीं जाने वाली। आरटी के तहत जितनी सीटें हैं, स्पेशली मेरे वार्ड की तो मैं गारंटी लेता हूँ, मेरे वार्ड के आसपास 3 किलोमीटर के अंदर जितनी स्कूल आती है, एक एक स्कूल को मैं खुद वॉच करता हूँ, एक एक उसके पीछे पढ़ता हूँ, एक एक सीट मैं खुद फिलअप कराता हूँ। तो सीट कोई ऐसी बात नहीं कि सीट खाली जाएगी। अभी पहली लिस्ट आई है, उसको 3 महीने का टाइम दे दिया लॉकडाउन की वजह से। अब वेटिंग लिस्ट वाले जो है उनके नाम आएंगे, उनका प्रोसेस शुरू होगा, फिर हो सकता है उसमें से भी कुछ लोग ड्रॉप हो तो फिर तीसरी लिस्ट भी आएंगी। लास्ट ईयर तो मैंने 4थी लिस्ट भी निकलवाई थी, लास्ट ईयर मैंने 4th लिस्ट भी निकलवाई थी कि आखिर में सीट बच गई। 100 सीट बची थी, उसके लिए मैंने 4थी लॉटरी करवाई और 100 सीट के लिए वापस से वो ये किया। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वार्ड और अपने वार्ड के आसपास में 3 किलोमीटर के अंदर जितनी स्कूल आरटी के अंतर्गत आती है उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जब तक एक भी सीट बाकी रहेगी मैं लॉटरी करा के नंबर्स मतलब लाता रहूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। आप विधानसभा इलेक्शन में गोवंडी जो एक दूसरा स्लम एरिया है वहाँ पर आप नज़र आए थे, और उसके बाद आपका जो गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का, तो आप इलेक्शन वहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं किए। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो गोवंडी के किन मुद्दों पर आप सबसे पहले एड्रेस करना चाहोगे? गोवंडी के किस मुद्दे को आप सबसे पहले एड्रेस करेंगे?
गोवंडी मेरे लिए एक मेरे घर की तरह है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मुझे पार्टी वरिष्ठों की तरफ से कहा गया था कि गोवंडी आपको लड़ना है। संजय निरुपम जी मुंबई अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे गोवंडी का ऑब्जर्वर बनाया था और एक कहीं ना कहीं 2 साल पहले पार्टी ने टास्क किया था कि भाई गोवंडी में संगठन खड़ा हो और उसके लिए आप कोशिश करो, अगर मौका मिलेगा तो आप लड़ सकते हो। तो मैं अपनी लड़ाई जिस हद तक भी, मैंने अपने साथियों को वादा किया था कि सुफियान वनू आखिरी घंटे तक लड़ाई लड़ेगा। फॉर्म वापस लेने की तारीख के आखिरी दिन 3 बजे फॉर्म वापस लेना था। मैं 2:30 बजे तक, पौने 3 बजे तक लड़ता रहा, लेकिन आखिर में एक हद में जाके जब मैं देखा कि हमारे वरिष्ठ तैयार नहीं है, वो गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो फिर आखिर में मेरा कोई पर्सनल व्यक्तिगत तो कोई झगड़ा था नहीं, तो मैंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। गोवंडी मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा। मैं वहाँ के लोगों के लिए हमेशा, मेरे पास एक एक्शन प्लान था। और एक मसले की बात करें, वहाँ तो मसलों का अंबार है। सबसे पहले तो मैं कहूँ, आपको शायद पता नहीं होगा कि जो एवरेज ऑफ लाइफ होती है, लाइफ का जो मतलब डेथ रेशो जो होता है, वो गोवंडी में सबसे कम है और उसकी सबसे बड़ी वजह प्रदूषण है। चाहे एसएमएस हो, चाहे डंपिंग ग्राउंड हो, एसएमएस कंपनी हो, अभी वो जानवरों को जलाने की जो कंपनी आ रही है वो कंपनी है। वो जानवरों की जलाने की जो कंपनी आई है, बीएमसी ने जो लास्ट ईयर जब प्रस्ताव मंजूर किया, आई एम द फर्स्ट वन जिसने सबसे पहले उसका विरोध किया। उसके बाद बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन सबसे पहले मैं था जो मैंने विरोध किया। कि गोवंडी वाले इंसान नहीं है कि जब अभी तक वहाँ पे एसएमएस से वो परेशान थे, डंपिंग से परेशान थे, कोई अच्छा उनके पास हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा बीएमसी की डिस्पेंसरी नहीं है, और फिर आप उस पर जानवरों को जलाने की कंपनी वहाँ पे लाने जा रहे हो। तो ये सारे मसाइल का अंबार है। और गोवंडी में ऐसा नहीं है, जितने काम मैं अपने सोर्सेज से, जितने काम मैंने अपने वार्ड में किया, क्योंकि एज ए कॉरपोरेटर मेरे लिए जो है बहुत सारी चीज़ लिमिटेशन होती है कि मैं अपना फंड बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपना फंड अपने वार्ड की 4 दीवारी के बाहर नहीं कर सकता। दूसरे के एरिया में जाके काम करने से फिर पॉलिटिकल क्लैश होता है, बाज़ मरतबा होने वाली चीज़ें वो नहीं होती है। लेकिन लॉकडाउन में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ से गोवंडी भी गई। आरिफ सैयद साहब है हमारे वहाँ के यूथ के जो है कांग्रेस वो प्रेसिडेंट है वहाँ के, आप उनसे पूछ सकते हैं। काफ़ी रमज़ान के महीने में डेली 500 से 1000 फूड के पैकेट्स जो है मेरे यहाँ से बडाले से गोवंडी गए। आरिफ सैयद साहब के नेतृत्व में वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और गोवंडी वाले भी किसी न किसी चीज़ के लिए मुझे जो अप्रोच करते रहे, तो मेरे लिए हमेशा खुशी की बात होती है कि मैं अपनी सलाहियत के एतबार से गोवंडी के लिए जो भी कर सकूँ, मेरे लिए खुशनसीबी की बात होगी। गोवंडी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है, एसएमएस कंपनी जो है वो गोवंडी की प्रॉब्लम्स की रीढ़ की हड्डी बन गई है। आज वहाँ पर कोविड से रिलेटेड जो भी पीपी किट्स और पार्ट्स वगैरह हैं वो बर्न किए जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है गोवंडी के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। अगर हाउस सेशन में आएगा तो क्या आप गोवंडी के लिए आवाज़ उठाएंगे? मैं बिल्कुल गोवंडी के लिए इससे पहले भी आवाज़ उठा चुका हूं और आगे भी आवाज़ उठाऊंगा। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, लेकिन असल चीज़ है वो कमिटमेंट है। लोगों के साथ मेरा कमिटमेंट है, गोवंडी वालों के साथ मेरा कमिटमेंट है। मैंने वहाँ के साथियों को, स्पेशली हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको भी ये कहा, ये नहीं सोचना कि भाई आपके पास कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, कॉरपोरेटर नहीं है, आप मेरे पास आपके काम लेके आइए। जो मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। एसएमएस पहले भी टारगेट पर आए। देखो 2 चीज़ है, एक तो आपके जो विधायक है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको 15 साल का अरसा वहाँ पर मिला, 15 साल में उनको मतलब वो एसएमएस बंद कर देना। 15 साल एक विधायक के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है, समझे। तो उसमें 2 बातें होगी, या तो वो बंद करना नहीं चाहते या उनको बंद करना नहीं आता। ये 2 चीज़ मैं समझ सकता हूँ, समझे। 15 साल किसी भी, अगर कोई लोक प्रतिनिधि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए और वो चीज़ उसके इलाके के रहने वालों के लिए जहर हो, उनकी मौत का सबब बन रही हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे वार्ड में ऐसी कोई चीज़ आए और मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, तो 2 चीज़ हो सकती है कि भाई एक तो मैं उसको बंद कर सकता हूँ या बंद करना चाहता हूँ। ये 2 क्वेश्चन है जिसको गोवंडी वालों को सोचना चाहिए। आपने 15 साल एक बंदे को मौका दिया, 15 साल वो एसएमएस बंद नहीं कर पाया, इसका मतलब 2 ही है, या तो उसको बंद करने नहीं आता या बंद करने नहीं चाहता। अब उसका अकाउंटेबिलिटी गोवंडी वालों को तय करना चाहिए। बाकी जहाँ तक हाउस की बात है, पहले भी गोवंडी के लिए आवाज़ उठाई है, अभी भी उठाई है, अभी भी उठा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी उठाता रहूँगा। मेरे दिल के काफ़ी करीब है, हमारे साथियों के साथ मेरा कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह कभी भी वो आवाज़ देंगे मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। गोवंडी का एक प्रॉब्लम जो है एसएमएस कंपनी, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं वो भी कहते हैं हम आवाज़ उठा रहे हैं, और कांग्रेस, शिवसेना और तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कहते हैं हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन गोवंडी वासियों के लिए खुशखबरी नहीं मिल रही कि कब एसएमएस कम बंद होगा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 179 के नगर सेवक श्री
सुफियान वानू जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने किस तरह से कोरोना काल में लोगों के लिए हेल्प किया है। और एजुकेशन आरटीई से रिलेटेड उन्होंने बात की और गोवंडी के मुतालिक उन्होंने बात की।